बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज, अस्सलाम वालेकुम। डियर फेलोज, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स। लास्ट वीडियो में हमने जीन ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया स्टडी किया था। उस टॉपिक में हमने मेन जो जीन ट्रांसक्रिप्शन है उसके बारे में स्टडी किया था, और उसमें एक बेसिक ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक है। आप जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो सिंपल अल्फाज में डिफाइन करें तो डीएनए से आरएनए का बनना होता है। तो बैक्टीरिया में जीन ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। वही सारा उसका बेसिक मैकेनिज्म था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स, यानी यूकेरियोट्स में जीन ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है। तो हम इसको जो है वो थोड़ा सा जो बैक्टीरिया से इसका डिफरेंस है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे इस टॉपिक के कंटेंट्स हैं, पहले हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स क्या होती है, फिर हम देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज क्या होते हैं जो यूकेरियोट्स में यूज होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन जो है वो किस तरह होती है यूकेरियोट्स में। तो कंटेंट्स के हिसाब से सबसे पहले है जी ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स। अब यूकेरियोट्स की जो ट्रांसक्रिप्शन है वो जो बेसिक मैकेनिज्म है वो तो सिमिलर है बैक्टीरिया का और यूकेरियोट्स का। तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यानी यीस्ट में डिस्कस की गई, स्टडी की गई ट्रांसक्रिप्शन। और यूकेरियोट्स में थोड़ा सा सिस्टम कम्प्लेक्स होता है बैक्टीरिया से। कम्प्लेक्स क्यों होता है? मेन रीजन आपको पता है कि यूकेरियोट्स में मोस्टली ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये जो मल्टी सेलुलर है या सेलुलर कम्प्लेक्सिटी है, ये क्या कर देती है, ये ट्रांसक्रिप्शन को थोड़ा सा कम्प्लेक्स कर देती है यूकेरियोट्स में। मल्टी सेलुलरिटी में कुछ रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। मसलन प्रॉपर किस स्टेज पे जो है वो किस टाइम पे और किस स्टेज पे ट्रांसक्रिप्शन होनी है, तो ये जो एक टाइम की रिक्वायरमेंट होती है ये जो है ये ट्रांसक्रिप्शन को कम्प्लेक्स कर देती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। और यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के लिए कहते हैं कि एप्रोप्रिएट टाइमिंग एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट आप देखें तो मैंने आपको बताया है कि हमारा जो मेन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर है वो हम बैक्टीरिया में पढ़ चुके हैं। वहां पे उसके आप मेन स्टेप्स दोबारा बेसिक जो है वो स्टडी कर सकते हैं। यहाँ हम जस्ट मेन डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या है। तो बैक्टीरिया और यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का डिफरेंस, जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि बैक्टीरिया में जस्ट वन आरएनए पॉलीमरेज था तमाम किस्म के आरएनए को बनाने के लिए डीएनए से, लेकिन जहां मल्टीपल जो है वो आरएनए पॉलीमरेज हैं। यूकेरियोट्स हैव मल्टीपल आरएनए पॉलीमरेजेस दैट आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द बैक्टीरियल एंजाइम। स्ट्रक्चर उनका जो यूकेरियोट्स की पॉलीमरेज है उनका स्ट्रक्चर बैक्टीरिया की पॉलीमरेज के से सिमिलर है। So, the genetic material within the nucleus of eukaryotic cell is transcribed by three different RNA polymerase 1, 2 and 3। अब इन तीनों का जो है वो डिफरेंट रोल है, डिफरेंट जीन्स के लिए है। मसलन जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो डीएनए से जो आरएनए बनाएगा वो आरएनए होगा राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोमल आरएनए चार किस्म का होता है, आपने ये बात पहले भी सुनी होगी कहीं। तो उसका जो सीडबर्ग यूनिट होता है 5s राइबोसोमल आरएनए, 5.8s, 28s और 18s। लेकिन अब इन चारों में से जो 5s आरएनए है राइबोसोमल आरएनए, वो राइबोसोमल आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो नहीं बनाता। उसमें लिखा हुआ है एक्सेप्ट फॉर द 5s आरएनए राइबोसोमल आरएनए। जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो तमाम स्ट्रक्चरल जीन्स को की ट्रांसक्रिप्शन करता है और मैसेंजर आरएनए, सारे मैसेंजर आरएनए बनाता है, और कुछ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जीन्स भी बनाएगा, उनको भी ट्रांसक्राइब करेगा। फिर आरएनए पॉलीमरेज 3 है। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो कि तमाम किस्म के ट्रांसफर आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है और 5s राइबोसोमल आरएनए की जीन को भी जो क्या करता है ट्रांसक्राइब करता है। जितने आरएनए पॉलीमरेज हैं वो स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं और उनके बहुत सारे सब यूनिट हैं, लेकिन सबके पास जो कैटालिटिक सब यूनिट होता है वो उसको हम बीटा या बीटा प्राइम जो है वो कह सकते हैं। ये तकरीबन तमाम बैक्टीरियल पॉलीमरेज की तरह ही होता है।
जी, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर क्या है और उसकी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका फंक्शन क्या है। तो यहाँ ये आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रही है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखें मेन मेन पॉइंट्स जहाँ पे लिखी हैं। अब इस आरएनए पॉलीमरेज में ये जो आपको खाली जगह नजर आ रही है इसको जा कहा गया है, यानी यहाँ से डीएनए इंटर हो रहा है। डीएनए इंटर द एंजाइम थ्रू ए जा, एक जा के जरिए डीएनए इंटर हो रहा है पॉलीमरेज के अंदर। और आरएनए पॉलीमरेज की जो ब्रिज है, इस सतह को ब्रिज कहा गया है। यहाँ पे आप देखें इस ब्रिज के ऊपर डीएनए लाई करता है। ठीक है, तो ये पहली बात होगी। अब उसके बाद द पार्ट ऑफ एंजाइम कॉल्ड क्लैंप इज थॉट टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ डीएनए थ्रू आरएनए पॉलीमरेज। अब आपको पता है कि डीएनए ने क्या करना है, आरएनए पॉलीमरेज के अंदर से मूव करना है, तो उसकी मूवमेंट को ये क्लैंप कंट्रोल करेगा। ये लफ्ज आप देख सकते हैं, क्लैंप लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तीन पार्ट इसके हो गए, जॉ, ब्रिज और क्लैंप। उसके बाद a wall in the enzyme force the DNA RNA hybrid to make a right angle turn। ये आपको एक वाल नजर आ रही है डीएनए पॉलीमरेज की, ये वाल, ये आप देखें इस पूरी डीएनए और जहां इसके ऊपर चूंकि आरएनए बनना भी शुरू हो चुका है, इसको ये 90 के एंगल पे, राइट एंगल पे टर्न कर देगी। ये देखें इस तरह ये टर्न हो रहा है। ठीक है, तो ये वाल क्या करेगी, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज का ये जो वाल पार्ट है ये इस डीएनए को टर्न कर देगा। अब कुछ मैग्नीशियम आइंस भी यहाँ पे इस कैटालिटिक साइट में रिक्वायर्ड होते हैं आरएनए की को जो है वो स्टार्ट करने के लिए। मैग्नीशियम आइन इज लोकेटेड एट द कैटालिटिक साइट व्हिच इज प्रिसाइजली एट द थ्री एंड ऑफ ग्रोइंग आरएनए स्ट्रैंड। और फिर आपको यहाँ पे कोर नजर आ रहा है, ये देखें इस कोर से नए न्यूक्लियोटाइड इंटर हो रहे होंगे, आरएनए के नए न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हमें कहेंगे। और यहीं से न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इंटर होंगे और वो यहाँ पे जुड़ते जाएंगे और यहाँ से आप देखेंगे आरएनए बनता जाएगा। तो ये जो कोर है इसके जरिए यहाँ से न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इंटर होते हैं। The correct nucleotide binds to the template DNA and is covalently attached to the 3' आपको पता है कि आरएनए जो नया बनता है वो इस तरह 3' से नए न्यूक्लियोटाइड अटैच होते जाते हैं और वो 5' से इस तरह यहाँ से बाहर निकलता जाता है। As RNA polymerase slides down the template, a rudder which is about 9 base pair away from the 3' of the RNA forces the DNA RNA hybrid apart। अब देखें जहां से आरएनए बनना शुरू हो रहा है, ठीक है, मतलब इस साइड से नए न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहे हैं, तो यहां से तकरीबन 9 न्यूक्लियोटाइड पीछे की जानिब जाए। यहां आपको ये एक छोटा सा पार्ट नजर आ रहा है जिसको रडर का नाम दिया गया है। ये रडर क्या करता है, ये रडर अब यहां से नए न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहे हैं, तो ये रडर इस आरएनए डीएनए हाइब्रिड को यहाँ पे क्या करता है, सेपरेट करने में इस्तेमाल होता है। क्योंकि जब यहां से आरएनए सेपरेट होगा तो तभी तो आरएनए यहां से क्या करेगा, बाहर की जानिब स्लाइड डाउन करेगा या बाहर की जानिब जो है वो निकल जाएगा। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए देन एग्जिट अंडर ए स्मॉल लिड। तो ये छोटा सा लिड उसमें लिखा हुआ है, इधर से ये जो ओपनिंग बन रही है इस ओपनिंग से आरएनए बाहर की जानिब जो है वो एग्जिट होता जाएगा। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज का यहाँ पे बयान किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें तो अब हमने देखना है इनिशिएशन कैसे होती है, यूकैरियोट्स में किसी भी जीन की ट्रांसक्रिप्शन की जो है वो स्टार्ट कैसे होता है। तो जो यूकैरियोट्स के जीन होता है उसमें 3 बेसिक फीचर्स होने चाहिए जो उसकी ट्रांसक्रिप्शन में जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। इन यूकैरियोट्स द प्रोमोटर सीक्वेंस इज मोर वेरिएबल एंड ऑफन मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट फाउंड इन बैक्टीरिया। किसी भी स्ट्रक्चरल जीन के लिए एटलीस्ट 3 फीचर्स होने जरूरी हैं। वो 3 फीचर्स कौन से हैं, सबसे पहले एक सीक्वेंस होगी, उसे हम रेगुलेटरी एलिमेंट कहेंगे या रेगुलेटरी सीक्वेंस कहेंगे। यानी यहाँ ये जो आपको मसलन यहाँ से असल जीन शुरू हो रहा है ना, ये देखें जहाँ +1 लिखा हुआ है, +1 का मतलब होता है पहला न्यूक्लियोटाइड, यहाँ से असल जीन शुरू हो रहा है। लेकिन इस जीन से पीछे की जानिब जाएं ऑलमोस्ट 50 न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब हम रिवर्स में जाएं तो 50 से 100 यानी -50 टू -100 लिखा हुआ है। मतलब क्या है कि मेन जीन से 50 न्यूक्लियोटाइड बैकवर्ड जाएं तो एक जो सीक्वेंस होगी उसको हम रेगुलेटरी एलिमेंट सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, और फिर एक हमें कोर प्रोमोटर चाहिए, ये हमारी कोर प्रोमोटर है। कोर प्रोमोटर एक ऐसी सीक्वेंस है, इसके अंदर फिर 2 पार्ट्स हैं। एक आप देख रहे हैं ट्रांसक्रिप्शनल स्टार्ट साइट है,
जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है मेन, और उससे पीछे आप देखें तो टाटा बॉक्स उसमें लिखा हुआ है TATA सीक्वेंस। तो ये तकरीबन जो है वो -25, मतलब मेन न्यूक्लियोटाइड से 25 न्यूक्लियोटाइड हम बैकवर्ड जाएं तो ये टाटा बॉक्स जो है वो, तो इन दोनों को मिलाकर हम इसको कोर प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, तो और उससे बैक जो है वो क्या है, रेगुलेटरी एलिमेंट्स है। तो इनके बारे में डिटेल जहाँ पे आगे आपको लिखी मिलेगी। ठीक है, वही बात, कोर प्रमोटर जो है ये एक शॉर्ट सीक्वेंस है जो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। इसमें टाटा सीक्वेंस को हम टाटा बॉक्स कहते हैं। ठीक है, टाटा बॉक्स जो है वो 25 बेस पेयर जो है वो अपस्ट्रीम है ट्रांसक्रिप्शनल स्टार्ट साइड से, यानी ट्रांसक्रिप्शन की जहां से स्टार्ट हो रही है उससे पहले 25 न्यूक्लियोटाइड पहले आए तो टाटा बॉक्स आता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। और अगर ये मिसिंग होगा कोर प्रमोटर तो फिर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो डिफाइंड नहीं होगी और वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन से स्टार्ट नहीं हो सकेगी और बहुत ज्यादा लो लेवल की ट्रांसक्रिप्शन होगी। रेगुलेटरी एलिमेंट्स, वो जो सीक्वेंस हमने कहा था कि ये जो स्टार्ट वाली सीक्वेंस है इसको हम रेगुलेटरी एलिमेंट्स कहेंगे। इसका क्या फायदा है, इसका काम ये है कि ये एक शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस है जो कि आरएनए पॉलीमरेज इसको रिकॉग्नाइज करता है और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने में, बिगिन करने में रोल प्ले करता है। दीज एलिमेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जी। इस सीक्वेंस में जो है वो कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड करते हैं और वो रेगुलेटरी एलिमेंट्स के साथ जब बाइंड करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। दो किस्म के फैक्टर हो सकते हैं, एनहांसर भी हो सकते हैं, साइलेंसर भी। एनहांसर क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के रेट को बढ़ाएंगे, स्पीड अप करेंगे, और साइलेंसर वो होंगे जो ट्रांसक्रिप्शन के रेट को स्लो डाउन करेंगे या इनहिबिट करेंगे। आपको इस फिगर में नजर आ रहा है, दोबारा वही डायग्राम है। ठीक है, ये जो रेगुलेटरी एलिमेंट है इसका काम क्या है कि ये लोकेशन ऑफ रेगुलेटरी एलिमेंट्स वेरी कंसिडरेबली अमंग डिफरेंट न्यूक्लियोटिक जीन्स, दीज एलिमेंट्स कैन बी फार अवे फ्रॉम द कोर प्रमोटर। जी वही बात दोबारा कि ये रेगुलेटरी एलिमेंट डिफरेंट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट यूकैरियोटिक सेल्स में इसकी लोकेशन डिफरेंट होगी। ठीक है, नॉर्मली ये -50 to -100 यानी मेन ट्रांसक्रिप्शन से 50 to 100 न्यूक्लियोटाइड पीछे की जाने जम जाए तो वहां पीछे होगी। और इसका काम क्या है, ये आरएनए पॉलीमरेज को अटैच करने में और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने में रोल प्ले करती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एलोंगेशन या जिसे हम कहते हैं या ट्रांसक्रिप्शन का प्रॉपर स्टार्ट होना, जो मेन डिफरेंस बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन में है वो ये है कि यूकैरियोट की ट्रांसक्रिप्शन में कुछ आरएनए पॉलीमरेज के अलावा कुछ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी होते हैं जो कि उस प्रमोटर सीक्वेंस के साथ बाइंड करते हैं। आप मेन हेडिंग देखें, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोटिक स्ट्रक्चरल जीन इज इनिशिएटेड, यानी ट्रांसक्रिप्शन उस वक्त इनिशिएट होती है जब आरएनए पॉलीमरेज और जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो प्रमोटर सीक्वेंस के साथ बाइंड करते हैं। थ्री कैटेगरीज ऑफ प्रोटीन आर नीडेड फॉर द बेसल ट्रांसक्रिप्शन एट द कोर प्रमोटर। जो कोर प्रमोटर है वहां से ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट होने के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है, आरएनए पॉलीमरेज 2 का, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का, और कम्प्लेक्स मीडिएटर एक मॉलिक्यूल होते हैं। अब जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कितनी किस्म के होते हैं और वो आरएनए पॉलीमरेज के लिए कैसे जरूरत होते हैं, ये चीजें इधर डायग्राम से आपको एक्सप्लेन हो जाएंगी। इस डायग्राम से सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी। ये देखेंगे, लेट्स सपोज एक डीएनए है, एक जीन है, और ये इस जीन के अंदर जो ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है ये आप देखें टाटा बॉक्स है। अब सबसे पहले क्या होता है, डिफरेंट किस्म के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। सबसे पहले एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B जो है वो आके बाइंड करता है, ये आप देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर B, ये टाटा बॉक्स के साथ आके बाइंड करता है और इसके पास खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिसे हम टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स कहते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स फैक्टर्स होते हैं। इस तरह ये इस टाटा बॉक्स के साथ आके बाइंड कर जाती है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी के बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी जो है वो भी आके इसके आगे अगली जगह पे ये बाइंड कर जाती है। ये आप देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी बाइंड हो गया। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी के बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी का काम क्या है, इट एक्ट एज ए ब्रिज टू बाइंड आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी जो है वो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाने में हेल्प करेगा। और उसके बाद एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आप देखें
एफ भी यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा। ठीक है, जब ये तीनों चीजें बाइंड कर जाएंगी उसके बाद क्या होगा, दो और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच। ये दोनों बाइंड करेंगे और एक आप कह लें कि क्लोज कम्प्लेक्स, या इसको हम पेरिनेशन कम्प्लेक्स भी कहेंगे। यानी क्लोज का मतलब है कि अभी डीएनए यहाँ पे क्लोज है, अभी डीएनए ओपन नहीं हुआ, अभी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं हुई। तो जब ये सारी चीजें मिल जाएंगी, कौन कौन सी चीजें, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी, एफ, एच और ई, और साथ में आरएनए पॉलीमरेज 2, ये सारी चीजें जब मिल जाएंगी तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पेरिनेटिंग कम्प्लेक्स। इसको हम क्लोज कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा जो है ये एक क्लोज कम्प्लेक्स कहलाएगा। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो एच है, ये हेलिकेज का काम करता है। हेलिकेज का नाम आपने पहले भी सुना होगा, ये डीएनए को अनवाइंड कर देता है, डीएनए को खोल देता है। तो ये डीएनए को खोल देगा और अब जब डीएनए यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो हम इसको ओपन कम्प्लेक्स का नाम देंगे। अब देखिए यहाँ पे ओपन कम्प्लेक्स लिखा हुआ है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच का काम आपने एक देख लिया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच जो है वो हेलिकेज का काम करता है और डीएनए को ओपन कर देता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच का एक और काम भी है, और वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच आल्सो फॉस्फोरिलेट द सीटीडी डोमेन। सीटीडी डोमेन जो है ये कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन है। जारी बात है, आरएनए पॉलीमरेज है, एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स की एक वो कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच जो है वो आरएनए पॉलीमरेज की कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन को फास्फोरिलेट भी करता है, और उस फास्फोरिलेशन से क्या होता है, बाकी जितने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं वो यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आप देख सकते हैं, ये बी भी यहाँ से रिलीज हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई भी रिलीज हो रहा है, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है एच भी यहाँ से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो इस तरह ये सारे जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। तो ये क्या था, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में बात थी। यही बातें आपको यहाँ पे जो है वो लिखी नजर आएंगी, ये आप देख सकते हैं। वही स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी जो है डिफरेंट सब यूनिट्स पर मुश्तमिल है, और वो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जो है वो टाटा बॉक्स के साथ बाइंड करती है। फिर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी आके बाइंड करता है और ये आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाता है। फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ बाइंड करता है, फिर आप देखेंगे ई और एच बाइंड होते हैं, और इस तरह एक क्लोज कम्प्लेक्स बन जाता है। यानी वही बातें यहाँ पे तरतीब से लिखी हुई हैं। इसी तरीके से फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच के बारे में लिखा हुआ है कि वो एक ओपन कम्प्लेक्स बनाता है, वो हेलिकेज का काम करता है, वो आरएनए पॉलीमरेज को फास्फोरिलेट करता है, और उसके फास्फोरिलेट करने से बाकी तमाम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी डिसोसिएट हो जाते हैं और एलोंगेशन स्टार्ट हो जाती है। एडिशनल कुछ कंपोनेंट्स की भी जरूरत होती है, और वो एडिशनल कंपोनेंट्स कौन से हैं, उनमें से एक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है मीडिएटर। मीडिएटर का नाम का क्या मतलब है कि मतलब ये आरएनए पॉलीमरेज 2 और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उनके दरमियान इंटरेक्शन पैदा करता है। मतलब एनहांसर्स या साइलेंसर्स को अटैच करना है, तो ये वो मीडिएटर जो है वो ये काम करता है। तो ये मीडिएटर का एक छोटा सा फंक्शन जहाँ पे लिखा गया है। तो इन तमाम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और आरएनए पॉलीमरेज 2 का फंक्शन आपको इस टेबल में भी नजर आ रहा है, तो वही बातें यहाँ पे इस टेबल में भी जो है वो रिपीट हो रही हैं। लास्ट में जो इसका लास्ट स्टेप है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड कैसे होती है, टर्मिनेशन जिसे हम कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल टर्मिनेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 occurs after the 3 end of the transcript is believed near the poly signal। जो मेन एक सिग्नल है वो ये है कि जो आरएनए बन रहा है अगर उसमें बहुत सारे एडेनिन अटैच हों, उसकी 3 एंड पे पोली ए सिग्नल सीक्वेंस आ जाए, बहुत सारे एडेनिन अटैच हों, तो उस सीक्वेंस को किसी न किसी तरीके से जज किया जाता है और वहां पे ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर दिया जाता है। यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनएस आर मॉडिफाइड बाय क्लीवेज नियर देयर 3 एंड एंड सब्सिक्वेंट अटैचमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सारे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड अगर अटैच हैं तो उसको हम पोली एडिनाइलेशन कहते हैं, और इस तरह पोली ए सिग्नल सीक्वेंस जो है वो आता है, उसको वहां से मैसेंजर आरएनए को क्लीव किया जाता है। ये जो पोली ए सिग्नल सीक्वेंस होती है, इस सीक्वेंस के बाद तकरीबन 500 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड, इस सीक्वेंस के बाद मतलब पोली सिग्नल सीक्वेंस से डाउन स्ट्रीम जाएंगे। कितने न्यूक्लियोटाइड डाउन स्ट्रीम जाएंगे, 500 टू 2000। उसके बाद जाके आरएनए की टर्मिनेशन होती है।
तो ये बात भी हमें इस डायग्राम से ही समझ आएगी। ये देखें आपके सामने एक डायग्राम है, ये देखें लेट्स सपोज ये डीएनए की एक सीक्वेंस थी जो पोली ए सिग्नल सीक्वेंस थी, और यही सीक्वेंस जारी बात है डीएनए से आरएनए में भी आई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये येलो सा पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये पोली ए सिग्नल सीक्वेंस है। जैसे ही ये सीक्वेंस आएगी इस पूरी ट्रांसक्रिप्शन में, तो इस सीक्वेंस के बाद आप देखेंगे, ये देखें इसको किसी एंजाइम ने इसको यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन को कट कर दिया, आरएनए को कट कर दिया, और नया बनने वाला आरएनए यहाँ से कट हो गया। तो मेन उसकी वजह क्या है, पोली ए सिग्नल सीक्वेंस। अब जब ये डिटेक्ट हो जाती है पोली ए सिग्नल सीक्वेंस, तो उसके बाद हमारे पास दो मॉडल हैं टर्मिनेशन के, ठीक है। यहाँ पे बात लिखी हुई है आरएनए पॉलीमरेज 2 जब पोली ए सिग्नल सीक्वेंस को ट्रांसक्राइब करता है तो आरएनए वहां से क्लीव्ड हो जाता है। उसके बाद तो उसकी क्लीवेज जो है वो कहता है कि टू मॉडल जहाँ पे प्रपोज किए गए, एक को हम एलोस्टेरिक मॉडल कहते हैं और दूसरे को हम टॉर्पीडो मॉडल का नाम देते हैं। अब इन दोनों मॉडल में क्या बात है वो यहाँ आपको डायग्राम में बात समझ आएगी। ये डायग्राम को दोबारा एक्सप्लेन कर दिए, ये देखें जब वो पोली ए सिग्नल सीक्वेंस आ गई, लेट्स सपोज ये देखें पोली ए सिग्नल सीक्वेंस डीएनए में भी उससे और उससे बनने वाले आरएनए में भी वो पोली ए सिग्नल सीक्वेंस है। उसके बाद एलोस्टेरिक मॉडल और टॉर्पीडो मॉडल, दो मॉडल हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं। एलोस्टेरिक मॉडल में ये है कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये वाला जिसने आरएनए बनाया था, वो खुद ही इस सीक्वेंस के बाद यहां से डिस्टेबलाइज हो जाता है। पोली ए सिग्नल सीक्वेंस को देखने के बाद, उसको जज करने के बाद, डिटेक्ट करने के बाद आरएनए पॉलीमरेज जो था वो खुद ही यहां से क्या हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, डिसएसोसिएट हो जाता है या डिस्टेबलाइज हो जाता है। उसकी वजह मुमकिन तौर पर यह है कि शायद जो इलांगेशन फैक्टर थे, यानी जो ट्रांसक्रिप्शन को इलांगेट कर रहे थे, वो वाली प्रोटीन लॉस हो जाती है, तो इस वजह से शायद यहाँ पे क्या हो जाती है, टर्मिनेशन हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक मॉडल। दूसरा है टॉर्पीडो मॉडल। टॉर्पीडो मॉडल में ये है कि सेकंड मॉडल जो है जिसे हम टॉर्पीडो मॉडल कहते हैं, इसमें कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल the region of RNA that is downstream from the poly A signal sequence is cleaved by exonuclease। इसमें एक एक्स्ट्रा एंजाइम होता है जिसे हम एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं, यहाँ आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। ये एक्सोन्यूक्लियस साथ साथ मौजूद था और आरएनए के ऊपर स्लाइड करता रहा, और जैसे ही पोली ए सिग्नल सीक्वेंस आई, उस पोली ए सिग्नल सीक्वेंस के बाद इसने आरएनए को यहाँ से तोड़ दिया, कट कर दिया, ठीक है। ये क्या देखें, एक्सोन्यूक्लियस दैट डिग्रेड द ट्रांसक्रिप्ट इन द 5 to 3 डायरेक्शन, ये 5 to 3 डायरेक्शन जहाँ पे चलता आया, और जब एक्सोन्यूक्लियस ने आरएनए पॉलीमरेज 2 के पास पहुंचा और जब उसने वो पोली ए सीक्वेंस जो है वो डिटेक्ट की, तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसको डिग्रेड कर देगा इस आरएनए को। जब उसने इस आरएनए को डिग्रेड किया, डिग्रेड करने के बाद जैसे ही वो इधर आगे आएगा तो ऑटोमेटिकली आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से क्या हो जाएगा, डिसएसोसिएट हो जाएगा या डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये क्या थी, ये थी ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन। इस वीडियो में हमने ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स देखी। बेसिक प्रोसीजर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया में आपको मिल जाएगा। यहाँ जस्ट उससे जो थोड़े बहुत डिफरेंस थे वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए।